स्वराज अभियान जो कि पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहा है और एक राजनीति के नए वाहक के रूप में काम कर रहा है। स्वराज अभियान के कुछ अग्रिम नेताओं में से प्रोफेसर योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं, जो कि स्वराज अभियान के विभिन्न बारीकियों और आगे इस पर चर्चा करेंगे। परम स्वराज अभियान सर, कैसा ये जर्नी आम आदमी पार्टी, दैन अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी और अब स्वराज क्या? एक तरह से देखें तो स्वराज अभियान उस पूरे आंदोलन की परिणति है जिसे हम अन्ना आंदोलन कहते हैं। अन्ना आंदोलन देश में नागरिकों का उद्धार था। लोकपाल एक संयोग था, बहाना था, अवसर था। वो लोक बल का आंदोलन था। उस आंदोलन को एक राजनीतिक दिशा मिली आम आदमी पार्टी के रूप में, लेकिन जल्द ही राजनीति को बदलने का वो जो प्रयास था उसे राजनीति ने बदल दिया, और वो राजनीति के जो बने बनाए मुहावरे, कायदे, तरीके उसमें धंस गया। कुछ लोगों की जिम्मेवारी थी कि वो लोक बल के उस आंदोलन को चलाए रखें। तो स्वराज अभियान उसी आंदोलन, उसी संघर्ष को चलाए रखने का प्रयास है और एक मायने में उसको कहीं आगे लेके जाता है, क्योंकि केवल एक लोकपाल से ज़्यादा पूरे स्वराज के विचार को, और केवल उस एक आंदोलन की बजाय देश में पिछले 30 साल से जितने भी जन आंदोलनों के संघर्ष का इतिहास रहा है, उनकी जो विरासत रही है, उस सब को संजो के देश के सामने एक आगे का नक्शा रख रहे हैं। तो स्वराज अभियान एक तरह से देश के भविष्य का नक्शा दे रहा है। आज इस देश में कोई एक ताकत नहीं है जो भारत 50 साल बाद कैसा होगा उसका नक्शा रख सके। ऐसा कोई विचार नहीं है जो 20वीं सदी के जो वैचारिक बदलाव हुए उन सबको संजो सके। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो देश को एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सके। स्वराज अभियान इसका प्रयास है। इस देश में किसानी बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों के साथ अक्सर उनकी आय को लेकर या उनके जो भी उनकी उचित मूल्य होती थी उसको लेकर कुछ ना कुछ हमेशा इशूज रहते थे। आपने जय किसान आंदोलन के थ्रू एक प्रयास किया, एक ऐसा प्रयास जो कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक परिणाम के रूप में दिखा, चाहे वो लातूर के सूखे की यात्रा हो या जो भी आपके जो भी क्रियाकलाप पिछले दिनों रहे, उससे एक देश का बड़ा वर्ग जो कि राहत महसूस किया। इसको आगे और किस तरीके से लेके चलना? स्वराज अभियान के तहत जो पहली चीज हमने चिन्हित की वो था किसान की व्यथा, कि देश में अगर कुछ बहुत बड़ा बदलाव होना है और अगर देश को एक भविष्य की तरफ ले जाना है तो सबसे बड़ा वर्ग जो है वो तो किसान है। इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। और सारा देश और खुद किसान अपने आप को बेचारा मानता है। हमने कहा बेचारा नहीं, इसलिए शुरू किया जय किसान आंदोलन। कुछ तात्कालिक मुद्दों पे होता है। पहला तात्कालिक मुद्दा था सरकार द्वारा भूमि अध्यादेश लाना। हमने कहा कि किसान को देने की बजाय जो एक चीज़ बची है उसे छीन रहे हो। तो हमने पंजाब से दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च किया, संसद के सामने प्रदर्शन किया हजारों लोगों का, और एक छोटी संतुष्टि है कि उसके बाद वो अध्यादेश वापस लिया गया और भूमि अधिग्रहण के बारे में सरकार ने कम से कम केंद्र के जरिए अपने करने की जो मंसूबे थे वो छोड़े। उसके तत्काल बाद सूखे का प्रभाव पड़ा। जय किसान आंदोलन की तरफ से हमने यात्रा की कर्नाटका से हरियाणा तक अक्टूबर के महीने में देश को आगाह करते हुए कि सूखा आ रहा है। मंत्रियों को, सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी। जब कहीं बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट गए, और इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसमें उसने कहा कि सूखे की जिम्मेवारी से सरकार बच नहीं सकती। इसमें पैसे की कमी का बहाना नहीं लगा सकती। केंद्र और राज्यों का खेल नहीं खेला जा सकता। सरकार को कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। उस आदेश को लागू करवाने के लिए फिर हमने पदयात्रा की, मराठवाड़ा से बुंदेलखंड तक आए। तो वो एक तात्कालिक मुद्दों के जरिए एक बड़ा संघर्ष जारी है, और वो बड़ा संघर्ष इस सवाल पे है कि इस देश में किसानी आज घाटे का सौदा हो गया है।
किसानी को घाटे का सौदा बनाने की बजाय उसमें कम से कम इतना तो मुनाफा हो जो सब्जी बेचने वाले को होता है, जो एक साधारण दुकानदार को होता है, उतनी आमदनी तो हो जितनी भारत सरकार अपने अदने से अदने कर्मचारी को देती है। ये बड़ा संघर्ष है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं यह किसान आंदोलन के माध्यम से। किसान आयोग की भी अपनी मांग की थी। हमने सिर्फ ये कहा था कि 7वां वेतन आयोग भारत सरकार लागू कर रही है, बड़ी चिंतित है अपने कर्मचारियों के बारे में, अच्छी बात है, लेकिन आप 7वां वेतन आयोग लागू करें उससे पहले किसानों का पहला आयोग तो हो जाए, किसानों की आय का। ये देश ये तय करता है कि न्यूनतम मजदूरी फैक्ट्री में क्या मिलनी है, ये देश तय करता है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को क्या तनख्वाह दे सकती हैं, तो वही देश ये भी तय करता है कि किसान को न्यूनतम से न्यूनतम आमदनी कितनी मिलनी चाहिए। और हमारा प्रस्ताव बड़ा सीधा है कि सरकार अपने एक कर्मचारी को, छोटे से छोटे कर्मचारी को, समझ लीजिए जो चपरासी है, जो आज की तारीख में आज अपॉइंट हुआ है, उसको जो न्यूनतम तनख्वाह दे उतनी आमदनी तो किसान के परिवार को, जिसमें 2, 3, 4 लोग मेहनत कर रहे होते हैं, उन 4 लोगों को मेहनत करके कम से कम उतनी आमदनी तो होनी चाहिए, यानी कि महीने के 18 से 20 हज़ार रुपये के बीच में एक न्यूनतम आमदनी किसान को होनी चाहिए अगर वो मेहनत करने को तैयार है। यूनियन गवर्नमेंट भी अपने प्रयास जारी रखी है कि किसानों को भी किसान इंश्योरेंस किया गया है, क्रॉप लॉस इंश्योरेंस, सारी चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम एंटी फार्मर नहीं है, प्रो फार्मर है। राजनीति का ये लॉजिक है कि जिसको आप जितना कम दोगे उसके बारे में गाजा बाजा उतना ही ज़्यादा करोगे। किसान के साथ यही हो रहा है। आज आज़ादी के बाद की सबसे घोर किसान विरोधी सरकार सत्ता है, लेकिन लोकतंत्र का लॉजिक है किसान का वोट तो लेना है। तो जब किसान विरोधी सरकार सत्ता में हो तो वो किसान के बारे में सबसे ज़्यादा गाजा बाजा करेगी, सबसे ज़्यादा आंसू बहाएगी, सबसे सुंदर डायलॉग देगी, अच्छी कविता सुनाएगी। लेकिन आज किसान को वो नहीं चाहिए। किसान को ये चाहिए कि आपने वास्तव में उसके लिए क्या किया। बजट में इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, वास्तव में किसान को कुछ नहीं मिला बजट से, आंकड़े तक झूठे बताए गए बजट के अंदर। और ये जो कृषि फसल बीमा योजना की बात हो रही है, ये एक और धोखा है किसान के साथ। ऐसी फसल बीमा योजना पिछले 30 साल में 6 बार आ चुकी है, कभी किसान को कुछ नहीं मिला। एक और योजना है, पुरानी योजनाओं का थोड़ा सा संशोधन है, जैसा हर सरकारी योजना के साथ होता है, फाइल में कुछ हो जाएगा और ज़बरदस्ती पकड़ के जो लोन लेने वाले किसान हैं उनका बीमा करवा दिया जाएगा। उससे आज तक किसान को कुछ नहीं मिला, इस बार भी नहीं मिलेगा। जो किसान को संपूर्ण सुरक्षा चाहिए, किसान को एक ऐसी बीमा योजना चाहिए जो कि सब फसलों पर, सब खेतों पर, पूरे देश के हर किसान का ऑटोमेटिक बीमा हो, वो करने को सरकार तैयार नहीं है। उसकी मनस्थिति नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, उसके लिए जेब से पैसा निकालने की नीयत नहीं। ये संकट है। स्वराज अभियान के और भी काफ़ी विंग्स हैं, शिक्षा स्वराज और एंटी करप्शन पर भी आपने काफ़ी एक विंग बना के रखी है, उसमें काफ़ी काम हो रहा है। इसका ग्राउंड में कैसे रूपांतरण करें? एक तो ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, ये तो जिसे अन्ना आंदोलन कहा जाता है, वहीं से ही शुरू हुआ। और उसके जो प्रमुख नायक थे प्रशांत भूषण, वो स्वराज अभियान के संस्थापकों में से एक है। तो उस सारी बात को आगे बढ़ाते हुए इस साल फरवरी में एक एंटी करप्शन टीम एक्ट का गठन किया गया, जिसकी तरफ से जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले हो रहे हैं उनका खुलासा हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि देश के जो अग्रणी और एक तरह से सबसे नामी गिरामी नाम है भ्रष्टाचार के विरोध, चाहे वो संतोष हेगड़े हों, चाहे वो एडमिरल रामदास हों, चाहे वो देश के लीडिंग एडवोकेट्स प्रशांत भूषण जी स्वयं तो हैं ही, वो सब आके इस मंच से जुड़े हैं। और इस मंच के तहत देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी जो एक्टिविस्ट हैं उनको संगठित किया जा रहा है और बीच बीच में खुलासे हो रहे हैं। ये जो सारा बैंकों के लेन देन का जो खुलासा हुआ है, एनपी बैंकों ने कितना पैसा अपना डुबा रखा है कंपनियों में,
उसकी शुरुआत तो स्वराज अभियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई, जिसमें प्रशांत भूषण ने खुलासा किया कि बैंकों का कितना पैसा डूब रहा है। तो ये इस तरह का काम हमें करते जाना है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जंग को पहले से ज़्यादा तेज करना है। अभी प्रधानमंत्री जी के अपने गढ़ में आप अमन कमेटी का सम्मेलन हो रहा है। देश में यूपी चुनाव भी आ रहा है। यूपी चुनाव के एक इतिहास रहा है कि जब भी चुनाव होता है तो हम कुछ न कुछ सांप्रदायिक दंगे और ऐसी चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। तो क्या ये अमन सम्मेलन जो हो रहा है वो इससे इस कारण ही किया जा रहा है कि ताकि चीज़ों को राजनीतिक लाभ हो या कुछ ऐसा कुछ, इसके राजनीतिक लाभ जो ले रहे हैं उनको रोका जाए? स्वराज अभियान की शुरुआत से हमने चिन्हित किया था कि सांप्रदायिकता इस देश का एक बहुत बड़ा खतरा है और ये एक और फ्रंट होगा जिसमें हम काम करेंगे। अमन कमेटी का काम हमने तभी से शुरू कर दिया था जब फरीदाबाद के करीब शुरुआत हुई थी सांप्रदायिक हिंसा की। वहाँ पे स्वराज अभियान की तरफ से हम बहुत एक्टिव थे। जब हरियाणा में जातीय हिंसा उसके बाद स्वराज अभियान की तरफ से हमने वहाँ एक सद्भावना मंच बनाया। उस सद्भावना मंच के तहत हमने काम किया, गांव एक एक जगह पे गए जहाँ हिंसा हुई थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तर प्रदेश चले। उत्तर प्रदेश इसलिए कि जैसा आपने कहा, आज देश में सांप्रदायिक हिंसा का सबसे बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश में है। और खतरा इसलिए कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को फायदा होगा और हो ना हो सत्ताधारी सपा को भी फायदा होगा। ऐसी विकट स्थिति में नागरिकों को खड़े होकर किसी तरह से सांप्रदायिक हिंसा को रोकना है। वोटों की राजनीति, लोगों के घर में आग लगाना। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में करने का फैसला किया। बनारस में केवल इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री का दौरा है, बनारस का अपना संस्कृति है, बनारस का अपना इतिहास है। कई प्रधानमंत्री आए और कई चले जाए, बनारस बनारस है। बनारस की जो एक अद्भुत सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत से जुड़ते हुए हमने सोचा कि इस अमन सम्मेलन को, इस राष्ट्रीय सम्मेलन को हम बनारस में करें, जहाँ देश भर से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने वाले साथी आ रहे हैं। उस अमन सम्मेलन के जरिए हम स्वराज अभियान का काम और आगे बढ़ाएंगे। सम्मेलन में ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि आप, संभावना जताई जा रही है कि आप राजनीतिक दल के गठन की घोषणा भी करेंगे इस अमन सम्मेलन में। अमन सम्मेलन का उससे कोई संबंध नहीं है। अमन सम्मेलन का उद्देश्य केवल और केवल उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हुए पूरे देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ एक जंग चला, जो केवल हिंदुत्व की सांप्रदायिकता के विरुद्ध ना हो, जो मुस्लिम और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के खिलाफ भी उतने ही सैद्धांतिक तौर से खड़ी, जो केवल बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का पर्दाफाश न करे, सेकुलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटीज को जो बंधक बनाए रखने की रणनीति है, राजनीति है, उसका भी पर्दाफाश करे। केवल वो उद्देश्य है, इसका कोई राजनीतिक दल बनाने या कोई ये घोषणा करने से कोई संबंध नहीं है। मैं समझता हूँ कयास इसलिए लग रहे हैं कि 30-31 तारीख को हम एक राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। उस राष्ट्रीय सम्मेलन में हम स्वराज अभियान के देश भर के जितने भी वॉलंटियर हैं उन सबको बुला रहे हैं। स्वराज अभियान ने हाल ही में एक बहुत बड़ा काम संपन्न किया है। नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। इस प्रक्रिया से पूरे देश भर में जितने भी लोग चुन के आए हैं सबको दिल्ली बुला रहे हैं और दिल्ली में बैठकर 30-31 तारीख को स्वराज अभियान की भविष्य की राजनीतिक दिशा क्या हो उसके बारे में चर्चा होगी। तो ये दिल्ली की चर्चा की बात है 30 और 31 तारीख को, जिस सम्मेलन में स्वराज अभियान अपने पुराने फैसले की समीक्षा करेगा। जब स्वराज अभियान बना उस वक्त हमारे बड़े साथी चाहते थे कि तुरंत पार्टी बन जाए। मतदान हुआ, फैसला हुआ कि नहीं, अभी पार्टी नहीं बनी। अभी हम तैयारी करेंगे और तैयारी के बाद उसकी समीक्षा करके फिर फैसला करेंगे कि क्या हम एक पार्टी बनाने की स्थिति में हैं। ये फैसला 30 और 31 तारीख को होगा। सम्मेलन दिल्ली में? जी, दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सम्मेलन हो रहा है।
और मैं समझता हूँ बहुत कम संगठनों ने कभी ऐसा किया होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से नीचे से ऊपर तक चुनाव हो और जो चुन के लोग आए वो फैसला करें कि पूरे समूह को क्या आगे की दिशा और दशा ये प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि स्वराज अभियान में केवल कहने के लिए स्वराज नहीं, केवल बाहर वालों के लिए स्वराज नहीं, आंतरिक स्वराज भी होना चाहिए। उस सिद्धांत पे चलते हुए स्वराज अभियान अपना काम कर रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि साहब आजकल आप दिखाई नहीं देते कि मीडिया की महिमा है, हम पहले से दुगना काम करते हैं लेकिन पहले से एक 10% भी दिखाई नहीं देते। लेकिन दुनिया में जिसने भी कोई बड़ा काम किया है, जिसने भी कोई हिम्मत की, उसे कभी ना कभी अकेला चलना पड़ा है। केवल स्वराज अभियान वो काम नहीं करेगा जो मीडिया में दिखे, वो काम करेंगे जो सार्थक है, जो समाज के लिए जरूरी है, जो एक सुंदर समाज के निर्माण में मदद दे सकता है। मीडिया कवर करे तो अच्छा, नहीं करे तो नहीं। राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर स्वराज अभियान अगर बनती है तो स्वराज अभियान जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या रोल है? स्वराज अभियान नॉन पॉलिटिकल कभी नहीं रहा है। स्वराज अभियान ने पहले दिन अपनी घोषणा में कहा था, हम एक राजनैतिक संगठन हैं, हम एक राजनैतिक आंदोलन हैं, हमारा राजनैतिक विचार है, हम पार्टी नहीं, चूंकि हमारी अभी तैयारी नहीं। तो स्वराज अभियान अगर तय करता है 30-31 तारीख को कि उसमें से एक पार्टी का चलना होगा, तो उससे स्वराज अभियान समाप्त नहीं होता। स्वराज अभियान के जितने काम हैं, चाहे वो किसान के सवाल पे हों, शिक्षा के सवाल पे, एंटी करप्शन, युवाओं में, वो सारे काम बदस्तूर जारी रहेंगे। क्योंकि राजनीति के बारे में एक चीज़ मैंने समझी, राजनीति में, चुनावी राजनीति में, पार्टियों की राजनीति में आप एक कदम न रखो तो आप बहुत कुछ प्रभावी नहीं कर पाते, लेकिन अगर दोनों कदम उसमें रख दो तो आप टिक नहीं पाते, आप फिसल जाते। तो एक कदम उसके अंदर रहे और एक कदम बाहर, ये अनिवार्य है। और स्वराज अभियान की तरफ से ये